बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। एम उमर अमीर लाहौर से आपसे मुखातिब है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का फरमान अली शान है कि किसी भी मुल्क का निज़ाम जो है वो कुफ्र से चल सकता है, जुल्म से नहीं। मेरे गांव के मेरे अपने एक बुज़ुर्ग की बात है कि एक शख्स ने उनसे पूछा कि माँ दा की हाल है, तो कहने लगे गां अच्छी है, वच्छा दिता सू, 3 किलो रोज़ाना का दुध भी देंदी है। अब जहाँ तक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के नाजायज़ और मशकूक असासों का ताल्लुक़ है, तो जब उनसे पूछा गया कि जनाब आपके इतने असासे कहाँ से आए, तो कहने लगे मेरी बीवी के हैं। जब ये पूछा गया कि बीवी के पास इतने असासे कहाँ से आए, तो कहने लगे कि इमरान खान की भी बैरून मुल्क 6 जायदादें हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुबहान अल्लाह। जस्टिस साहब क्या कहने आपके। जहाँ तक आपकी ज़हनी कैफियत का ताल्लुक़ है, तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि जनाब मेरे गांव के बुज़ुर्ग तो ऊंचा सुनते थे, तो क्या आप भी ऊंचा सुनते हैं? आप कैसे जस्टिस हैं? आप कैसे काजी हैं? क्या आपको नहीं मालूम कि आप किस ओहदे पर फाइज हैं? आप कैसे ईसा हैं? कम अज़ कम अपने नाम की ही लाज रख लो यार, कम अज़ कम अपने ओहदे का ही पास कर लो। हालांकि गालिब तो ये कहते थे कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दुआ करे कोई। खुदा का वास्ता है जस्टिस साहब, इससे पहले आपने या आपके अलावा जिस किसी ने भी अपने मशकूक और नाजायज़ असासों को अपनी बीवियों से मंसूब करने की नाकाम कोशिश की है, वो ख़ुद बेइज्जत हुआ है, जलील हुआ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता आप होश के नाखुन लें, कुछ गैरत करें। औरत की कमाई को तो वैसे भी हमारे मुआशरे में इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता है, और जब आप जैसे लोगों की बीवियों की बात आ जाए तो मुझे बताएं, गोश्त पोस्ट की बनी हुई बीवी क्या कारोबार करती है, उसका क्या बिजनेस है, वो क्या देती है और क्या लेती है, उसका कारोबार के चमकने की क्या ज़राए होती हैं, वजूहात क्या हैं। मैंने बहुत कम देखा है कि बीवियों के होते हुए, मर्दों के होते हुए बीवियां जब बड़ा अच्छा कारोबार कर रही हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब मामला कौमी चौर की बीवी का आ जाए तो फिर तो मामला और भी उलट हो जाता है। और आपको याद होना चाहिए, बात बहुत दूर तक जाती है। जब भी कोई शख्स घर से जाते हुए अपनी बीवी को 1000 रुपया देकर जाए और वापसी पर वो देखे कि उसकी बीवी ने 5000 वाला नोट वो सूट पहना हुआ है, तो एक गैरतमंद शख्स जो है वो उस सूट के हसूल के ज़राए मालूम करता है, ना कि बहुत बड़े ओहदे पर फायज होकर जस्टिस होने के बावजूद वो अपनी बीवी का वकील बनकर बैठ जाए। जस्टिस साहब, मैं आपसे मुखातब होकर ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने या आप जैसे दीगर लोगों ने अगर अपने चाले तब्दील नहीं करने हैं, तो क्यों ना ऐसा भी हो जाए कि जब मैंने PhD की डिग्रियां यूरोप से लेनी हैं, जब मैंने इल्मो अदब के नित नए रुझानात यूरोप से लेने हैं, जब मैंने बीमारियां अपनी और इलाज यूरोप से लेना है, जब मैंने जदीद टेक्नोलॉजी यूरोप से लेनी है, जब मैंने लग्जरी गाड़ियाँ यूरोप से लेनी हैं, जब मैंने अपनी आसाइशों के वीज़े यूरोप से लेने हैं, जब मैंने मुल्क चलाने के लिए कर्ज़े यूरोप से लेने हैं, जब मैंने अपने मुसलमान होने की तस्दीक यूरोप से लेनी है, तो क्यों ना फिर मैं जज भी वहीं से ले लूँ। कि जब एक जज को पता चलता है कि उसकी अदालत में आज एक प्रोफेसर, एक उस्ताद आ गया है, तो ना सिर्फ जज अदालत में मौजूद तमाम अफराद अमला, बल्कि वो जज खुद भी उसके एहतराम में खड़ा हो जाता है। मुझे तो ऐसे जज चाहिए, मैं तो ऐसे ही जज लूँगा। फिर जब एक बच्चा स्टोर से ब्रेड चोरी करता है, स्टोर मालकान उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं, मुकदमा चलता है चोरी का, तो जब अदालत में पता चलता है कि बच्चे ने भूख और अफलास के बायस घर में खाने को कुछ नहीं, उसने स्टोर से खाना ब्रेड चोरी की है, तो हकाइक तक पहुंचने के बाद जस्टिस साहब अपने समेत अदालत में मौजूद तमाम लोगों को उसकी चोरी का जिम्मेदार ठहराते हुए जुर्माना करते हैं और स्टोर मालकान को ऑर्डर जारी करते हैं कि वो उसको जो है वो फ़लाँ मुकर्रर मुद्दत जो रकम है वो उस बच्चे को अदा की जाए। मुझे तो ऐसे जज चाहिए। आखिर पर जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि अब वो दौर गुजर चुका है कि जब आप डरा धमका कर किसी से अपनी इज़्ज़त करवाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ना हम करेंगे। आज के बाद इज़्ज़त सिर्फ उस इज़्ज़त वाले की होगी जिसको अपनी इज़्ज़त का एहसास पास खुद होगा। आज के बाद इज़्ज़त सिर्फ उसकी होगी जो मुल्क और कौम के लिए अपनी जवानियाँ कुर्बान करेगा, जैसे कि पाक फ़ौज। अगर जजेस ने या आप जैसे लोगों ने इज़्ज़त और ज़िल्लत में से इज़्ज़त का इंतखाब करना है, आपको इज़्ज़त चाहिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि 9/11 के बाद पाकिस्तानी कौम के हर तबके ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। अब कुर्बानियाँ देने की बारी आपकी है। मैं आपको मशवरा ये देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को इज़्ज़त आपकी मंजिल है, तो फिर आपको अपनी चंद ख्वाहिशात को उम्र कैद करना होगा।
اب قربانیاں دینے کی باری آپ کی ہے. آپ کو اپنی کچھ خواہشات کو سزائے موت دینا ہوگی، ورنہ توہین عدالت لگا لگا کر آپ ہم سے زیادہ دیر تک عزت نہیں کروا سکتے، نہ ہم کریں گے. اگر اس ملک کو ریاست مدینہ بنانا ہے تو صرف عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ لوگوں کو خود بھی اس بات کا خیال کرنا پڑے گا کہ جب ریاست مدینہ تھی، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب ایک جج جو ہے وہ عمران خان کو ریاست مدینہ نہ بنانے کا طعنہ دیتا ہے، حالانکہ اسے خود پتہ ہونا چاہیے کہ ریاست مدینہ کا سب سے اہم اور بڑا ستون جو تھا وہ نظام عدل تھا، فوری اور سستا انصاف تھا، غیر جانبدارانہ انصاف تھا. آپ لوگ خود اپنے مرتبے اور عہدے کو نہ سمجھیں تو اس کا الزام جو ہے وہ عمران خان کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ وہ بالکل بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. آپ لوگوں کو خود سمجھنا ہوگا، آپ کو فوری اور سستا انصاف کرنا ہوگا، غیر جانبدارانہ طریقے سے کرنا ہوگا، ورنہ بھول جائیں کہ کوئی آپ کی عزت کرے گا، بات بہت دور تک نکل جائے گی. پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.